आइए बच्चों, मैं आप समझ में आ रहा है वीडियो भी आता हूँ। यंग के द्विजिह्वी प्रयोग में लैम्डा 6 नंबर क्वेश्चन। यंग के द्विजिह्वी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया। तो इसमें बेटा क्या है, नंबर 1 पूछा गया है 650 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरी दीप फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरे नंबर में पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। ठीक है, कॉन्सिड एन की कंडीशन पूछी है, कॉन्साइड जो है संपाती बिंदु पूछे गए हैं। तो इसमें बेटा कैपिटल डी का मान और लिख लीजिए। कैपिटल डी यानी कि पर्दे तक की दूरी को इसमें लिख लीजिए। और कैपिटल डी लिख लीजिए आप लोग 120 सेंटीमीटर। ये इसमें करेक्शन करना है। लैम्डा सॉल्यूशन इसका ये है, लैम्डा 1 बराबर आपको दिया गया है 650 नैनोमीटर तथा लैम्डा 2 बराबर आपको दिया गया है 520 नैनोमीटर। समझ गए? तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 650 इंटू 10⁻9 मीटर तथा लैम्डा 2 इक्वल टू 520 इंटू 10⁻9 मीटर। और इसी में करेक्शन आप लोगों को करना है कि कैपिटल डी का मान दिया है 120 सेंटीमीटर। इसको उसमें करेक्शन करना है, 120 सेंटीमीटर लिखना है। 120 इंटू 10⁻⁻2 मीटर तथा जो झिर्री की चौड़ाई है, जो उनके बीच की स्लिटों के बीच की जो दूरी है, वो स्मॉल डी का मान 2 मिलीमीटर दिया गया। स्मॉल डी बराबर 2 मिलीमीटर। इसको कर लेना है 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसमें देखो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि 650 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप फ्रिंज की कोणीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होगा बेटा, m बराबर 3 और इसमें जो तरंग दैर्ध्य बताई गई है वो 650 इंटू 10⁻9 मीटर बताई गई है। समझ गए? इसी से हमें तीसरी यानी x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब इसमें हम सूत्र लिखेंगे, चूंकि एमवी दीप फ्रिंज m कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। तो अब इसमें जब आप मान रखोगे, इसलिए इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल डी का मान 120 इंटू 10⁻⁻2, लैम्डा की वैल्यू 650 इंटू 10⁻�9 और अपॉन में 2 इंटू 10⁻�3। तो इसको जब बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ से 60 हो गया, पावर देख लीजिए, ऊपर हो जाएंगी -11 और नीचे जो है ये -3 है। समझ गए? तो ऊपर जब इनको लेके जाएंगे तो देखो क्या रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से x3 इक्वल टू 180 इंटू 10⁻11 और इंटू में 65 और ये पावर हो जाएगी 10⁻3। तो ये 0 इसका मल्टीपल कर देंगे, 0 इसको जब कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट देख लीजिए। पहले तो ऐसा करते हैं, पावर देख लेते हैं। तो ये 2 और पावर हो गई, तो यहाँ से हो गई 5। तो 5 पावर यहाँ पर आ गई, देखो ये, तो 5 पावर यहाँ से चली जाएंगी इस पर। तो यहाँ से कितनी बचेंगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा 18 इंटू 65 और इंटू में 10⁻
-6 ये आ जाएगा। ये समझ लीजिए, 2 यहाँ से 0 तो 3 और 2 5, और 11 से जब 5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा, -6 बचेगा। तो जब -6 बचेगा तो इससे हम जब आगे इसको और कैलकुलेट करते हैं तो देखो इसमें इसका गुणा मल्टीपल कर देंगे, तो जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करिए 90, 108 और 9 117, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, एक जीरो हो जाएगा, यानी कुल मिला के 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। यानी कि जो पूछा गया था केंद्रीय द्वीपपुंज से तीसरी द्वीपपुंज की दूरी, तो वो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो बी नंबर है। बी नंबर इसमें पूछा गया है कि जब द्वीपपुंज संपाती हो तो द्वीपपुंजों के लिए जब संपाती का है तो बेटा m λ1 इक्वल टू m प्लस 1 λ2 कर दीजिए। जब द्वीप की शर्त का है तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखो m यानी कि यहां से m जब इसको सॉल्व करोगे तो m λ1 बराबर रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हारा, मान रख लीजिए m λ1 है 650 इक्वल 1, इसका मान है 520, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा तुम्हारा m इक्वल टू m प्लस 1 इंटू 52/65। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये 13 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5m इक्वल टू 4m प्लस 4, तो ये इधर ले आओगे तो m इक्वल टू आपका मिल जाएगा 4, यानी m इक्वल टू 4 पर, यानी x4 पर उसने संपाती स्थिति बताई है, तो x4 का जब मान लिखोगे इसके आधार पर तो 4, और यहाँ पर कोई मान आप रख सकते, चाहे हम 650 नैनोमीटर ले लें या 520 नैनोमीटर ले लें, दोनों में से यही मान निकलेगा 4 d लैम्डा, यानी d का मान है 120। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 650 इंटू 10⁻⁻9, और इधर रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो x4 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर रिजल्ट आ जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.5 मिलीमीटर, ये भी मान आप मिलीमीटर में लिख सकते हैं 1.17 मिलीमीटर। तो ये इसका एक सवाल था। तो बस छोटे से सेशन में एक और इसमें लास्ट में सवाल जिसमें बहुत लॉन्ग में दिया गया है, जो 10 नंबर सवाल है कि उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए 4 मिलीमीटर के आकार के द्वारक का 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू होती है। तो ये बेटा जो सवाल है ये फ्रेनेल दूरी पर आधारित है, ये जो है फ्रेनेल दूरी पर आधारित है। 10 नंबर सवाल, फ्रेनेल दूरी जो होती है उसको हम लोग ZF से प्रदर्शित करते हैं, ZF d²/λ, सीधा सीधा सूत्र होता है, प्रश्न से जो दिया गया मान है वो स्मॉल d बराबर 4 mm, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और लैम्डा इक्वल टू जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 400 नैनोमीटर, यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर मीटर। तो ZF इक्वल टू, अब इसमें बेटा हो जाएगा 4 इंटू 4 और इंटू 10⁻⁻6, या इसको और ऐसे सॉल्व कर दीजिए 4 इंटू 10⁻⁻3
का होल स्क्वायर अपॉन 400 इंटू 10⁻⁹। तो 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ और अपॉन में आ जाएगा बेटा 400 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगा, यहाँ से पावर हो जाएंगी 2। कुल मिला के आपका रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो ZF बराबर 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻�7। ये जब बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएंगी, यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट 40 मीटर। यानी 40 मीटर की दूरी पर किरण प्रकाशिकी के सन्निकट होगी। तो ये 10 नंबर सवाल हो गया। और भी इसमें 8 नंबर सवाल आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, ये ध्रुवण से रिलेटिव है और ध्रुवण आपके सिलेबस से समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें 9 नंबर सवाल और देख लीजिए। कह रहा 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति क्या है? आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? तो इसमें देखो बेटा लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें हम C बराबर लगा सकते हैं न्यू लैम्डा, या यहीं से हम आवृत्ति फ्रिक्वेंसी C अपॉन लैम्डा 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁷। ये पावर कम कर दी तो -7। यहाँ से आपकी वैल्यू जो न्यू की वैल्यू है वो आ रही है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आ गई C की वैल्यू। अब उसने कहा कि परावर्तित किरण उसी माध्यम में रहेगी, जब परावर्तित है तो उसी माध्यम में रहेगी, अतः तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परावर्तित किरण अगर उसी माध्यम में रहेगी तो तरंग दैर्घ्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तरंग दैर्घ्य में जब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो लैम्डा का मान उसके लिए वही रहेगा। आवृत्ति हो गई कितनी? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लिए अब लंबवत होगी? तो देखो वैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं, तो अब लंबवत उसने पूछा तो I + R = 90। इसके स्थान पे I + I = 90, यानी कि 2I = ये तीसरा पार्ट 2I = 90, यानी I = हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो जाएगा, समझ गए? एक और इसमें सवाल है 7 नंबर 7 पॉइंट न्यूमेरिकल जो है। अच्छा 5 नंबर कह रहे हैं, 5 नंबर न्यूमेरिकल। 5 नंबर न्यूमेरिकल में क्या है बेटा? यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में तरंग दैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई की है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/2 होगा? तो दोनों तरंगों में जो आयाम है वो समान रहेंगे। तो पहली स्थिति में तीव्रता उसने ये कहा है, प्रथम शर्त जब उसने लैम्डा दिया है तो उसके लिए लैम्डा के लिए जब हम बात करेंगे तो तीव्रता को हम I मान ले रहे हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा ले रहे हैं। तो इसके लिए बेटा सूत्र ये रहता है, सूत्र पीछे नोट्स में उसके आधार पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रथम स्थिति में 5 नंबर का सॉल्यूशन प्रथम स्थिति में, तो प्रथम स्थिति में तीव्रता को हम I मान लें और मान लें लैम्डा, तो I = सूत्र लिखा जाएगा 2A cos 5/2। समझ गए? और यहीं पर अगर हम जब इसके लिए जब वैल्यू रखेंगे cos² 5/2, यहाँ पर जब हम इसको यही सूत्र जब हम तीव्रता के पदों में, तो I =
ये लिखा जाता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये लिखा जाता है। ये सूत्र याद रखना है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब उसने कहा कि इसका मान k है, तो k इक्वल टू, तो अब इसमें इसकी वैल्यू जब उसने लैम्डा दी है, यानी जब पथांतर लैम्डा है, तो जब लैम्डा है तो इसका मतलब संपाती स्थिति यानी संपोषी व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके लिए हम लिख देंगे बेटा 4I0, k इक्वल टू 4I0। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट जो सॉल्यूशन करा रहा है, उसमें कह रहा है कि उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 होगा। तो जब λ/3 होगा तो उस स्थिति में यहाँ पर 5/2 के स्थान पर जो रिजल्ट हो जाएगा, जब पथांतर λ/3, तो रिजल्ट बदल जाएगा I बराबर 4I0 cos स्क्वायर 5/3 हो जाएगा। ठीक, और 4I0 का मान आपने पहले निकाल लिया है, k है, तो k cos स्क्वायर 5/3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी I बराबर, इसको चाहे I' मान लीजिए, I' बराबर k इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि I' इक्वल टू आ जाएगा आपका k/4। तो ये इसके रिजल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 नंबर। 7 नंबर न्यूमेरिकल 7 में समय बचा है 1 मिनट, अब चूंकि इसको बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये अब उसमें देखो एक एंगल दिया थीटा बराबर 0.2 डिग्री। उसमें सवाल है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 0.2 फ्रिंज चौड़ाई, सॉरी। इसके बाद प्रकाश की तरंग दर 600 नैनोमीटर, और इसको प्रायोगिक उपकरण को पूरा उसमें डुबो दिया गया। तो डुबोने पे याद रखिए, डुबो दोगे किसी भी स्थिति में तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई में ये सूत्र लगेगा, फ्रिंज चौड़ाई कोणीय चौड़ाई जिसमें हो ये फार्मूला लगेगा। तो थीटा डैश बराबर 0.2 में आ जाएगा 4/3, यानी कि 0.6 अपॉन 4। तो कुल मिला के रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं 0.23। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, थीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा 1.5 डिग्री, सॉरी ऐसे सॉल्व करो, इसको 40 लिख लो, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इसको 0.2 ही दिया गया, हाँ 0.2 ही है, और 600 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 40 हो गया, यहाँ पे 20, और ये 3/20 लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 0.1, 20 है कम 20, और 20/500, ये आ जाएगा। ठीक बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।